हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज का ये विशेष वीडियो हम लेकर आए हैं हमारे बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन में बैठ रहे हैं उन सभी 10वीं के बच्चों के लिए जो सोशल साइंस के एग्जाम देने कल जा रहे हैं। दोस्तों, निराला विद्या मंदिर कोचिंग संस्थान जो आपके शहर पुपरी का एक बहुत ही लोकप्रिय और रिजल्ट ओरिएंटेड कोचिंग है। आप इस कोचिंग के तहत जो है तैयारियां करके जो परीक्षा में बैठ रहे हैं, उसकी सबसे पहले हम आप सबों को शुभकामना देना चाहेंगे। आज हमारा वीडियो शुरू होता है और सीधे चलते हैं निराला विद्या मंदिर की ओर से कि आखिर कल के परीक्षा में यानी कि सामाजिक विज्ञान के परीक्षा में क्या पूछा जाएगा। ये सवाल आपके जेहन में चल रहा होगा। मैं जब रात में सोया था तो उस सोए हुए समय में जो है बहुत सारे क्वेश्चंस सोशल साइंस में, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे परीक्षा में इतिहास से प्रश्न पूछे जाएंगे, हमारे परीक्षा में जो है भूगोल से प्रश्न पूछे जाएंगे, अर्थशास्त्र से, राजनीति शास्त्र से और आपदा प्रबंधन से, राजनीति शास्त्र से और आपदा प्रबंधन से हम कुछ प्रश्नों को आपके सामने लेकर आ रहे हैं और आप उन प्रश्नों को देख ले या फिर हमसे सुन ले और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आप डेफिनेटली जो है अच्छे करेंगे। दोस्तों, राजनीति शास्त्र और आपदा प्रबंधन, हम सबसे पहले चलेंगे आपदा प्रबंधन से ही शुरू करते हैं। आपदा प्रबंधन के महत्वपूर्ण प्रश्न क्या आ सकते हैं कल। पहला प्रश्न याद रखना बच्चों कि आपदा से आप क्या समझते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपदा का अर्थ होता है आफत अथवा मुसीबत। आफत अथवा मुसीबत यानी कि जब आपदा की बात आती है, जब आपदा, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं, जब आपदा की बात आती है तो इसका मतलब होता है आफत अथवा मुसीबत। याद रखना बच्चों कि बहुत कम समय में आने वाली वैसी मुसीबत जो मानव जीवन और उसके परिसंपत्ति को अस्त व्यस्त कर देता है, झकझोर देता है, तहस नहस कर देता है, उसे आपदा कहते हैं। अब आइए, आपदा दो प्रकार के होते हैं। ये पूछेगा आपसे आपदा से आप क्या समझते हैं, आपदा कितने प्रकार के होते हैं। तो आपदा दो प्रकार के होते हैं। पहला नंबर में हम सभी जानते हैं जिसको हम लोग कहते हैं प्राकृतिक आपदा। ये लिख देना है प्राकृतिक आपदा और दूसरा नंबर में लिख दीजिए ना कि मानव जनित आपदा। अब देखिए प्राकृतिक आपदा क्या होता है उसके बारे में लिखना कि जब वातावरण की दशाओं के बिगड़ने से जब प्रकृति विकराल रूप धारण कर लेती है और मानव जीवन पर वो संकट बनकर, कहर बनकर टूट पड़ती है, तो इसे हम प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जैसे बाढ़, भूकंप, सुनामी, भूस्खलन, है ना, चक्रवातीय तूफान, ये सब क्या है, क्या है, याद रखिए ये सारे के सारे प्राकृतिक आपदा हैं। मानव जनित आपदा, मानव जनित आपदा के बारे में लिखना है कि वैसी मुसीबत जिसमें मनुष्य ही मनुष्य के विनाश का कारण बन जाता है। मनुष्य की लापरवाहियों से होने वाले जो मुसीबत होते हैं उसे हम लोग कहते हैं मानव जनित आपदा, मानव जनित आपदा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि आपके परीक्षा में पूछेगा कि आपदा प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। आपदा प्रबंधन, इसको हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट कहते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कि कोई भी मुसीबत, चाहे बाढ़, भूकंप, सुनामी, कोई भी मुसीबत आती है, उस मुसीबत के आने से पूर्व अथवा मुसीबत के आने के बाद उसके असर को, तत्काल असर को कम करने के लिए जो उपाय किए जाते हैं, यानी कि किसी भी आपदा को आने से पहले अथवा आपदा आने के बाद उसके असर को, तत्काल असर को कम करने के लिए जो उपाय किए जाते हैं अथवा राहत कार्य चलाए जाते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जाते हैं, या उसके लिए जो कुछ भी साइंटिफिक तरीके अपनाए जाते हैं, उसे हम लोग आपदा प्रबंधन कहते हैं। तो आपदा प्रबंधन के बारे में 2 लाइन लिख देना है कि आपदा के आने से पहले अथवा आपदा के आने के बाद, आपदा के आने से पहले अथवा आपदा के आने के बाद आपदा के असर को कम करने के लिए जो कुछ भी उपाय किए जाते हैं, जैसे
जैसे बाढ़ के आने से पहले हम जो राहत मतलब घर में जो भोजन सामग्री, दवा इत्यादि जो रख लेते हैं, या भूकंप के आने के बाद, भूकंप के आने के बाद हम लोग क्या करते हैं, भूकंप के आने के बाद हम लोग राहत कार्य यानी कि उसमें फंसे हुए, मलबे में फंसे हुए लोगों को तुरंत शीघ्र अस्पताल पहुंचाते हैं। यही है आपदा प्रबंधन। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा जो सामने में आएगा वो हो सकता है कि बाढ़ के बारे में पूछे। बाढ़, फ्लड, देखो हम इसके बारे में बता देना चाहेंगे। यहां से 2-3 प्रश्न बंद कर निकलती है। पहला आपसे पूछ बैठेगा कि बाढ़ कैसे आती है। बाढ़ कैसे आती है तो आप याद रखिएगा कि लगातार कई दिनों तक जब बारिश होती रहती है तो इससे नदियों का जल स्तर अचानक ऊपर उठने लगता है। नदियों का जल स्तर अचानक ऊपर उठने लगता है, और जब यह नदी का पानी उफान मारता हुआ जो पानी है वो अगर अपने तटबंध यानी बांधों को तोड़कर अगर नजदीकी गांव में जो प्रवेश कर जाती है तो ऐसी स्थिति को बाढ़ कहते हैं। याद रखिएगा, नदियों का जलस्तर बढ़ने से जो बांधों को तोड़कर या लांघकर जो पानी गांव घर इत्यादि में प्रवेश कर जाती है, खेत खलिहान में जो प्रवेश कर जाती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, बाढ़ कहते हैं। बाढ़ के आने का कारण है कि लगातार अतिवृष्टि, अत्यधिक बारिश का पानी। अब अगला प्रश्न यहां से आएगा, हानियां यानी बाढ़ से होने वाली हानियों को बतावे। तो आप ऐसे लिखना कि बाढ़ से होने वाली कई हानियां हैं जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। पहला कि बाढ़ से सबसे अधिक फसलों को नुकसान होता है। बाढ़ के कारण यातायात के साधन ठप पड़ जाते हैं, सड़कें जहां तहां से टूट जाते हैं, व्यापार वाणिज्य भी ठप हो जाती है। इससे जो है ना बिजली के खंभे, पोल इत्यादि क्या होते हैं, गिर जाते हैं। और इतना ही नहीं, बाढ़ के कारण जान माल, मवेशी इत्यादि को भी काफी नुकसान पहुंचता है। 4-5 पॉइंट बनाकर लिख दीजिएगा, आपका समाधान हो जाएगा। अगला प्रश्न है बाढ़ से संबंधित कि बिहार में बाढ़ की स्थिति का वर्णन करें। बिहार में बाढ़ की स्थिति का वर्णन करें। इस प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, बिहार में बाढ़ की स्थिति का वर्णन करें। अरे भैया आप ऐसे लिख सकते हो 3-4 लाइन कि उत्तरी बिहार बाढ़ ग्रसित इलाके के रूप में जानी जाती है। उत्तरी बिहार बाढ़ ग्रसित इलाके के रूप में जानी जाती है। और मुख्य रूप से बिहार का शोक कही जाने वाली नदी कोसी या गंडक या बागमती या फिर पुनपुन या सोन या कमला या बलान, ये सब नदियां अपने साथ हर साल बाढ़ का तांडव नृत्य करने आती है। बाढ़ का तांडव स्थिति एकदम बहुत भयंकर रूप धारण कर लेती है। और इतना ही नहीं, आप 2-4 जिलों का भी नाम लिखेंगे कि बिहार का उत्तरी जिला जिसमें से पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, खगड़िया इत्यादि बाढ़ ग्रसित जिलों के रूप में जाने जाते हैं। ये हो जाएगा आपका बिहार में बाढ़ की स्थिति। अब अगले प्रश्न की ओर चलेंगे कि बाढ़ से बचने के उपायों का वर्णन करें। बाढ़ से बचने के उपायों का वर्णन करें। मैं आपको बता देता हूं बाढ़ से बचने के उपाय। देखिए, बाढ़ से बचने के कई उपाय हैं जिनमें से कुछ निम्नलिखित है। ऐसा करके आप ये करिएगा, पहला पॉइंट दीजिएगा, मौसम विभाग के द्वारा वेदर फॉरकास्टिंग, अखबार इत्यादि में या दूरदर्शन पर या फिर हम लोग जो रेडियो पर जो समाचार इत्यादि सुनते हैं उसमें कहा जाता है कि अगले 4 दिनों में भारी बारिश होने की संभावना। और देखते हैं कि सीधा 4 दिन के बाद बरसों रे मेघा बरसों, बरसों रे मेघा बरसों, बहुत बारिश होने लगती है। यानी कि कहीं ना कहीं वेदर फॉरकास्टिंग, मौसम विभाग के द्वारा पूर्व जानकारी दी जानी चाहिए। दूसरा पॉइंट, यह बाढ़ से बचने का पहला उपाय, बाढ़ के समय लोगों को ऊंचे स्थान की ओर भागनी चाहिए। तीसरा पॉइंट, बाढ़ ग्रसित इलाकों में कच्चे मकान नहीं बनानी चाहिए। कच्चे मकान नहीं, वहां पक्के मकान बनानी चाहिए ताकि जो है बाढ़ का पानी उसके नीचे से निकल जाए, मकान ज्यादा ग्रसित नहीं हो। चौथा पॉइंट, बाढ़ ग्रसित इलाकों में जो निजी नजदीकी अस्पताल है, बाढ़ से पहले ही वहां दवा, सुई इत्यादि का बंदोबस्त होनी चाहिए। और एक और पॉइंट याद रखिएगा कि बाढ़ से पूर्व लोगों को घर में
जो भोजन सामग्री है वो जुगता लेना चाहिए, ठीक है। और बाढ़ ग्रसित जिलों में लोगों को पनडुब्बी का प्रशिक्षण दी जानी चाहिए, पनडुब्बी मतलब तैराकी का प्रशिक्षण दी जानी चाहिए, पनडुब्बी पोशाक वितरण की जानी चाहिए। चलिए बाढ़ से संबंधित तो हो गए, अब हम लोग सीधा चलते हैं भूकंप। भूकंप से भी रिलेटेड प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि भूकंप क्या है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, इससे ज्यादा प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा कि भूकंप और सुनामी में क्या अंतर है। भूकंप और सुनामी में क्या अंतर है, देखो मैं क्लियर कर देना चाहता हूं भूकंप और सुनामी में क्या अंतर है। पृथ्वी के गर्भ में यानी कि तली में अचानक होने वाले कंपन से, पृथ्वी के गर्भ में यानी कि तली में अचानक होने वाले कंपन से क्या होता है, पृथ्वी पर अवस्थित जो बिल्डिंग्स होते हैं, मॉल्स होते हैं, टावर्स होते हैं, उसमें दरारें पड़ जाती है, गिर जाती है, जिसमें दबकर जान माल का नुकसान होता है। ऐसी स्थिति को भूकंप कहते हैं। देखिए पृथ्वी के नीचे अचानक होने वाले कंपन से पृथ्वी की सतह से जुड़ी हुई सभी चीजें क्या होती है, हिलने डोलने लगती है, गिर जाती है, जिसमें दबकर जान माल तथा परिसंपत्ति का भारी नुकसान होता है। ऐसी स्थिति को भूकंप कहते हैं। जबकि महासागर के तली में अचानक होने वाले कंपन से महासागर का पानी सैकड़ों फीट ऊपर उठ जाती है और वो जो नजदीकी इलाके में प्रवेश कर जाती है, वैसी स्थिति को सुनामी कहते हैं। तो सुनामी महासागरीय क्षेत्रों में आती है और समतलीय भूभागों में भूकंप आती है, याद रखना है। अगला प्रश्न आपसे पूछेगा कि भूकंप के केंद्र और अधिकेंद्र में क्या अंतर है। भूकंप के केंद्र और अधिकेंद्र में क्या अंतर है, आज हम इसको भी क्लियर ही कर लेते हैं। देखिए कि भूकंप का उद्भव स्थल, जहां पर भूकंप का पॉइंट होता है, जन्म लेता है, जहां से भूकंप निकलता है, उस भूकंप का उद्भव स्थल को भूकंप का केंद्र कहते हैं। जबकि जहां पर, जिस जगह पर, जैसे मैं पोखर में एक पत्थर फेंकता हूं तो जहां पर गिरता है वो केंद्र हुआ, लेकिन जहां पर पहला हिलकोरा वेव मारता है, तरंग, वो अधिकेंद्र हुआ। तो ये क्लियर समझ लीजिए कि भूकंप जहां से निकलती है यानी कि जो उसका उद्भव स्थल होता है वो उसका केंद्र कहलाता है, और जहां पर भूकंप का पहला झटका महसूस किया जाता है उसको अधिकेंद्र कहते हैं। बच्चों हम लोग आगे बढ़ेंगे भूकंप से रिलेटेड एक क्वेश्चन और समझ लीजिए कि भूकंप से बचने के किन्हीं 4 उपायों का वर्णन करें। मैं बता देना चाहता हूं भूकंप से बचने के कई प्रमुख उपाय हैं, जिनमें से कुछ निम्नलिखित है। पहला, याद रखना, और हिम्मत मत हारिए। तो हम लोग एक बात आपको बता देना चाहेंगे कि भूकंप से बचने के कई उपाय हैं, जिनमें से कुछ निम्नलिखित है कि पहला आप लिखिएगा कि भूकंप के समय लोगों को खाली स्थान की ओर भागना चाहिए। आप जहां भी है, जिस मकान में है, बिल्डिंग में, जल्दी से आप किसी खाली जगह को पकड़ लो। दूसरा उपाय है कि भूकंप वाले इलाकों में भूकंप रोधी मकानों का निर्माण की जानी चाहिए, मजबूत मकानें बनाई जानी चाहिए जो भूकंप के झटकों को सह सके, झेल सके। और तीसरा पॉइंट याद रखिएगा कि भूकंप वाले इलाकों में आयताकार या वर्गाकार मकानों का निर्माण की जानी चाहिए। और अगला पॉइंट याद रखिएगा, भूकंप के समय, भूकंप के तुरंत बाद राहत कार्य तेजी से चलाई जानी चाहिए और उसके मलबे में फंसे हुए लोगों को निकालकर शीघ्र अस्पताल में उपचार के लिए भेजी जानी चाहिए। इससे क्या होगा कि भूकंप के नुकसान को रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन कम किया जा सकता है। और एक पॉइंट और लिख दीजिएगा कि भूकंप ग्रसित इलाकों में, संवेदनशील इलाकों में लोगों को हमेशा चौकन्ना सतर्क रहनी चाहिए। बहुमंजिल इमारत नहीं बनाई जानी चाहिए और ग्राउंडेड मकान होगा, लोग सीधा निकलकर बाहर हो जाएगा। चलिए बहुत ही अच्छी बात हो। ऐसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। भूस्खलन क्या है? भूस्खलन क्या है? देखिए पहाड़ी क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में जहां पहाड़ है वहां पर क्या होता है, अगर लगातार बारिश होती है तो पहाड़ का जो मलबा होता है या पहाड़ जो कि टिका, उसके नीचे का बालू माटी क्या होता है, बहने लगता है और ये पहाड़ क्या होता है, गिरकर नीचे आ जाता है। समझिए,
पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादा बारिश होने से क्या होता है, लैंड स्लाइडिंग होता है। लैंड स्लाइडिंग इसको अंग्रेजी में कहते हैं, यानी भूमि का स्खलित होना, गिरना, झरना। और ये क्या होता है, मलबा नीचे आकर गिर जाता है। अब क्या होता है ना कि कई बार अगर यहां से रास्ता अगर निकल रहा है तो ये मलबा यहां पर गिरेगा तो क्या होगा, ये रास्ता भी बाधित हो जाती है। और कई बार इस पहाड़ के नीचे जो बस्तियां बसे होते हैं उसको भी नुकसान पहुंचता है। उसमें भी कई बार चट्टान इत्यादि नीचे गिर जाने से मवेशी, जानवर, फसल या मनुष्य का भी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। तो भूस्खलन के बारे में पूछ दे तो आप लिख दीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगलगी के बारे में। अगलगी से बचने के उपायों को बता। देखिए, आग लगने की स्थिति में लोगों को क्या करनी चाहिए, यह भी बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। तो देखिए, अगर आग लगने की स्थिति की बात अगर करते हैं तो लोगों को आग लगने की स्थिति में कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए जो निम्नलिखित है। पहला पॉइंट कि आग लगने की स्थिति में नजदीकी मकानों को खाली कर दी जानी चाहिए। वहां जो भी विस्फोटक सामग्री है, ज्वलनशील सामग्री है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तेल, शुगर, चीनी, इसे जितने भी है उसको खाली कर दी जानी चाहिए। बहुमूल्य सामानों को हटा दी जानी चाहिए। दूसरा, फायर ब्रिगेड को तुरंत शीघ्र फोन करनी चाहिए ताकि वो अपना बड़ा वाला जो फायर ब्रिगेड वाला जो दमकल होता है वो लेकर आए, वो तुरंत जो है आग पर काबू प्राप्त कर लेते हैं। तीसरा पॉइंट, नजदीकी तालाब, पोखर इत्यादि से सामूहिक प्रयास करके आग को बुझाने का प्रयास की जानी चाहिए। सभी आदमी को मिलकर प्रयास करनी चाहिए। चौथा, अगर आग लगने की स्थिति में अगर कोई व्यक्ति अगर अंदर उसके शरीर में आग लग गया है तो उसको क्या करना चाहिए, कंबल इत्यादि से लपेटकर उसको बाहर करना चाहिए। ठीक है। और एक लास्ट पॉइंट, आग लगने की स्थिति में जो मकान के ऊपर में फंसे हुए लोग हैं उसको बाहर से ही सीढ़ी लगाकर खींच लेनी चाहिए। बाहर से ही सीढ़ी लगाकर खींच ले। इतना पॉइंट लिख दोगे तो अगलगी की स्थिति की बातें हो जाएगी। अब दो क्वेश्चन इसमें और समझ लो, बहुत ही कारगर होगा, बहुत ही कारगर होगा। दो क्वेश्चन और समझेंगे और ये क्वेश्चन है, ये आपके इसी प्रश्न से है कि हैम रेडियो क्या है। हैम रेडियो क्या है और उपग्रह संचार से आप क्या समझते हैं। उपग्रह संचार से आप क्या समझते हैं। हैम रेडियो क्या है, उपग्रह। देखिए, पहले हम उपग्रह संचार को बता देना चाहेंगे कि उपग्रह संचार एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा आज जितने भी वायरलेस टॉकिंग या इंटरनेट सुविधा इत्यादि जो आज जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये उपग्रह संचार, सैटेलाइटिंग सिस्टम का कमाल है। जो हमारा उपग्रह है वहां बड़े बड़े ट्रांसपॉन्डर इत्यादि लगा दिए गए हैं जिससे हम जो बात करते हैं हमारी ध्वनि को ये ऊपर ले जाता है और बहुत ही सेकंड के बहुत ही छोटा सा हिस्सा में उसको पुनः जिसके पास हम बात कर रहे होते हैं वहां पहुंचा देता है। मोबाइल पर टॉक कर रहे होते हैं या इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ये सारा का सारा चमत्कार उपग्रह संचार का है। उपग्रह संचार एक बहुत ही विकसित तकनीक हो गई है। आज दुनिया के देशों में आज जो हम इंटरनेट की सुविधा का जो लुत्फ उठा रहे हैं, मैं ये कह सकता हूं कि यह उपग्रह संचार की देन है। उपग्रह संचार एक उन्नत संचार का तकनीक है। दूसरा, हैम रेडियो से क्या समझते हैं, तो आपदा के समय में हैम रेडियो एक विशेष फ्रीक्वेंसी वाला रेडियो सिस्टम है जो बड़े बड़े अनुसंधान केंद्रों में लगाए जाते हैं। आपदा के समय जब सारे सिग्नल, नेटवर्क इत्यादि जब समाप्त हो जाते हैं तो हैम रेडियो के माध्यम से संवाद पहुंचाया जाता है। यह एक विशेष उच्च तकनीकी, उच्च फ्रीक्वेंसी वाला जिसमें बड़े बड़े तकनीक लगे होते हैं, ट्रांसपोंडर लगे होते हैं और वहां से इसका निर्धारण होता है। तो ये दोनों जो है ये आपदा के समय काफी कारगर साबित होती है। याद रखिएगा कि मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा इंफ्रारेड कैमरा। और सबसे ज्यादा लोकप्रिय संचार का माध्यम कौन है, तो आप सीधा बता दीजिएगा मोबाइल। वॉकी टॉकी इत्यादि रहेगा, रेडियो रहेगा, लेकिन नहीं, मोबाइल सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। अब भूकंप की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन है, तो रिएक्टर स्केल, नहीं तो सिस्मोग्राफ। इसको आप देख दीजिएगा। और आपदा प्रबंधन में, आपदा प्रबंधन से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और भी होंगे,
उस पर भी आप थोड़ा सा काबू प्राप्त कीजिएगा कि सुनामी से बचने के क्या उपाय हैं, और सुखाड़ की स्थिति यानी अकाल की स्थिति जो उत्पन्न होती है उससे बचने के क्या उपाय है। तो ये 2-3 क्वेश्चंस को अगर आप देख लेते हैं तो मैं कंफर्म हूं कि आपका कल यानी कि जो सामाजिक विज्ञान के परीक्षा में आप बैठोगे और वहां जो आपदा प्रबंधन से जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसका आप डेफिनेटली जवाब दे दोगे। अब हम लोग सीधा चलते हैं अगले मतलब विषय की ओर कि आखिर आपके परीक्षा में भूगोल से कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, या फिर मैंने बताया था कि इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र। मेरे पास समय कम है, मैं ज्यादा नहीं, लेकिन कल के परीक्षा के लिए मैं आपको यहां से बता देना चाहता हूं। पहला चैप्टर से मेटरनिक कौन था, याद रखिएगा 1815 से लेकर 1848 तक के इतिहास जो है यूरोप के जगत में वो मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता है। वो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। दूसरा प्रश्न, नेपोलियन ने यूरोप में राष्ट्रवाद को प्रभावित किया या विकसित किया कैसे। तो नेपोलियन एक विश्व विजेता था। उसने क्या किया, तो मतलब इंग्लैंड को छोड़कर अधिकांश यूरोपीय देशों को अपना गुलाम बना लिया, अपने कब्जे में कर लिया, और जहां भी उसने कब्जे में किया वहां उन्होंने नेपोलियन संहिता लागू किया, जिससे क्या हुआ कि लोगों में अपने राष्ट्र के प्रति जो है ना भावना बलवती हुई। और इसी कारण से हम कह सकते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट ने यूरोप में राष्ट्रवाद को विकसित करने में अहम भूमिका निभाई। अगले प्रश्न की ओर आप ध्यान दीजिएगा। वियना कांग्रेस की प्रमुख शर्तें क्या थी? वियना कांग्रेस की प्रमुख शर्तें क्या थी? वही नेपोलियन बोनापार्ट के 1815 में जो पराजय हुई, उस पराजय के बाद मेटरनिक ने विजित देशों के साथ मिलकर जो एक सम्मेलन आयोजित किया, जिसको वियना सम्मेलन भी कहते हैं। ये वियना में आयोजित की गई थी, और यहां फिर से पुरातन व्यवस्था लागू होगा, इस तरीके की बातें, फिर से राजतंत्र के हवाले जाएगा। यानी कि मेटरनिक चाहता था कि इस तरह का सिस्टम हो। इसमें आप देख लीजिएगा गैरीबाल्डी कौन था, मेजनी कौन था, है ना। ये VBI क्वेश्चन सब मैं बता रहा हूं, दिल से बता रहा हूं। कल के परीक्षा में आ सकता है कि गैरीबाल्डी के कार्यों का वर्णन करे। गैरीबाल्डी ने इटली के एकीकरण के द्वितीय चरण को अपने तलवार के बल पर पूरा किया। वह पेशे से नाविक था, वो अपने तलवार के बल पर पूरा किया। उसने सिसिली और नेपल्स को इटली में मिलाकर इटली के द्वितीय चरण को पूरा किया। मेजनी के बारे में भी पूछ सकता है कि मेजनी कौन था, इटली के एकीकरण में मेजनी के योगदानों का वर्णन करे। तो आप लिखिएगा, मेजनी का जन्म 1805 ईस्वी में सार्डिनिया के जेनोवा नामक शहर में हुई थी। वह एक महान राजनीतिज्ञ, लेखक, राष्ट्रवादी विचारधाराओं से भरा हुआ व्यक्ति था। उसने यंग इटली की स्थापना की 1831 में। उसके बाद ऐसे करके लिख दोगे, इसीलिए इटली के एकीकरण का मसीहा अथवा पैगंबर कहा जाता है। इसके बाद आप याद रखिएगा, अगले प्रश्न की ओर हम चलेंगे कि जर्मनी के एकीकरण में जो है बिस्मार्क की क्या भूमिका थी। जर्मनी के एकीकरण में हम आपको बता देना चाहेंगे कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की सबसे बड़ी भूमिका थी। बिस्मार्क इकलौता इंसान था जो जर्मनी के एकीकरण को रक्त और, याद रखिएगा, उसकी किस नीति का अवलंबन किया, तो रक्त और लौह की नीति का अवलंबन करते हुए उसने डेनमार्क के साथ युद्ध किया। उसने डेनमार्क के साथ पहला युद्ध किया, उसके बाद दूसरा युद्ध उसने किसके साथ किया, तो 1866 ईस्वी में उसने फिर दूसरा युद्ध जो है किसके साथ, वियना नहीं, पहला युद्ध उन्होंने डेनमार्क के साथ किया, दूसरा युद्ध उसने सबसे ऑस्ट्रिया के साथ किया, और तीसरा युद्ध उसने किसके साथ किया, तो फ्रांस के साथ किया, और लास्टली जर्मनी के एकीकरण के सपना को पूरा किया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़कर हम लोग सीधे चलेंगे कि आखिर हिंद चीन में राष्ट्रवाद से कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो हिंद चीन में राष्ट्रवाद से 4-5 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा कि हिंद चीन में राष्ट्रवाद से एजेंट ऑरेंज क्या है, एजेंट ऑरेंज
क्या है, यानी कि वियतनामी युद्ध के समय में अमेरिकी सेनाओं ने क्या किया था, तो एक तेजाबी, एजेंट ऑरेंज क्या था, एक तेजाब था, तेजाब का इस्तेमाल उन्होंने क्या किया, वहां के खेतों पर, फसलों पर, जंगलों पर किया, और क्या हेलीकॉप्टर से इसका छिड़काव किया। उसको जिस बक्से में रखते थे उसके चारों तरफ नारंगी कलर का पट्टी लगा दिया जाता था, इसीलिए इसको क्या कहा जाता था, एजेंट ऑरेंज के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और रासायनिक हथियार किसे कहते हैं, ये भी पूछ सकता है। तो रासायनिक हथियार जिसको नापाम भी कहते हैं, ठीक है, यह एक अग्नि बम था, वो गैसोलीन की उपस्थिति में स्वतः जलने लगता था, त्वचा से चिपक कर जलने लगता था। इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। हम लोग इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे कि टोंकन फ्री स्कूल की स्थापना क्यों की गई। वियतनामियों को पढ़ाने के लिए टोंकन फ्री स्कूल की स्थापना की गई थी। और इसमें आप देख लीजिएगा स्कॉलर्स रिवोल्ट देख लीजिएगा, माइलीगांव हत्याकांड देख लीजिएगा। ठीक है, और होची मिन्ह कौन थे, होची मिन्ह कौन थे, इसको भी देख लेना है। ठीक है, हिंद चीन में इसके बाद आप जो है ना माइलीगांव हत्याकांड के बारे में देख लीजिएगा कि माइलीगांव के लोगों को कैसे अमेरिकी सेनाओं ने जिंदा जला दिया था। और यह वियतनामी इतिहास का एक बहुत ही दर्दनाक घटना था, कोई भी नहीं बचा था, एक भी पुरुष, स्त्रियों को तो रखकर सामूहिक बलात्कार कर कर जो है उसको मार दिया गया था। इस प्रश्न को भी देख लीजिएगा। और होची मिन्ह मार्ग के बारे में देख लीजिएगा कि होची मिन्ह मार्ग क्या था। तो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को जोड़ने वाली जो एक मजबूत सड़क बनाई गई थी, जिस पर अमेरिकी सेनाओं ने बार बार आक्रमण भी किया, लेकिन वियतनांगों ने यानी वियतनाम के राष्ट्रवादियों ने रातों रात इस सड़क की मरम्मत करके क्या किया, फिर से इसको मतलब कभी भी बाधित नहीं होने दिया। एक प्रश्न और देख लीजिएगा, हुआ आंदोलन, हुई फू शो के नेतृत्व में चलाई गई जो आंदोलन थी 1868 ईस्वी में, वो क्या था, 38 ईस्वी में जो आंदोलन चलाई गई थी, एक चमत्कारिक व्यक्ति कहा जाता था। वह शुरू में तो यह एक धार्मिक और बौद्धिक आंदोलन था, है ना, लेकिन बाद में चलकर यह उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन हो गया। और हुआ आंदोलन धीरे धीरे जब बढ़ने लगा तो हुई फू शो को पकड़कर फांसी पर लटका दिया गया, है ना। और उसके बाद आप आइए, ये क्या कहते हैं, समाजवाद, साम्यवाद और रूस की क्रांति से भी कुछ प्रश्न महत्वपूर्ण है, उसको भी देखना होगा। तो वहाँ से आप कौन कौन प्रश्न को देखिएगा, तो रूस की क्रांति के किन्हीं दो कारणों का व्याख्या करें। दो कारण, जार की निरंकुशता लिख दीजिएगा, हाँ, या बौद्धिक जागरण, या रूस के किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति। 4-5 पॉइंट लिखिएगा तो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप वहाँ से यानी रूस की क्रांति में आप यह भी क्वेश्चन को देख लीजिएगा कि कार्ल मार्क्स के जीवनी और उपलब्धियों का वर्णन करें, क्योंकि यूटोपियन समाजवादी जो थे और वैज्ञानिक समाजवादी, जो पहले जो समाजवादी का उदय हुआ था, चाहे वो लुई ब्लो हो या चार्ल्स फूरियो हो या सेंट साइमन हो, ये सब यूटोपियन या समाजवाद, इस स्वप्नदर्शी समाजवादी के रूप में जाने गए। लेकिन बाद में जाकर वैज्ञानिक समाजवादी के रूप में कौन उभर कर आए, तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स, ये दोनों ने मिलकर जो है ना समाजवाद को साम्यवाद में परिवर्तित किया। और वही साम्यवादी विचारधारा सबसे पहले रूस में अपनाई गई थी। लेनिन ने सबसे पहले साम्यवादी सरकार का गठन किया था। बोल्शेविक और मेंशेविक में क्या अंतर है, तो रूस में जो दो पार्टी था, दो पार्टी में क्या था, एक मेंशेविक जिसके नेता करंस्की थे और दूसरा था बोल्शेविक जिसके नेता लेनिन थे, है ना। तो इसको भी देख लेना है, बाद में जाकर जो है ना वो आपसे पूछेगा कि बोल्शेविक क्रांति क्या थी। तो बोल्शेविक क्रांति कौन थी, तो नवंबर में जो अक्टूबर जो क्रांति थी वो एक्चुअली में बोल्शेविक क्रांति थी, सत्ता परिवर्तन की क्रांति थी, जब इनके हाथों में सत्ता आ गया। आप वहाँ से एक क्वेश्चन और देख लीजिएगा, रूसीकरण की नीति से आप क्या समझते हैं। तो जब रूसीकरण की नीति का मतलब कि रूस को एक करने की नीति थी, एक ही भाषा, एक ही रूस, एक ही नीति को अवलंबन किया गया। अब हम लोग आगे बढ़ते, भारत में राष्ट्रवाद में आइए। भारत में राष्ट्रवाद से भी महत्वपूर्ण बहुत ज़्यादा प्रश्न है, उसमें आप देखिएगा कि भारत में राष्ट्रवाद के
उदय के प्रमुख कारणों की व्याख्या करिए, 4 नंबर में पूछ सकता है। लेकिन यहाँ से आपको पूछ सकता है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो भारतीय समाचार पत्रों पर अंग्रेजों के द्वारा पाबंदी लगाया गया, वो था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। उसके बाद आप देख लीजिएगा नमक सत्याग्रह या दांडी यात्रा। 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा जो नमक कानून का विरोध करते हुए उन्होंने जो दांडी नामक समुद्र तट पर पहुंचकर जो है ना अपने हाथों से नमक तैयार करके नमक कानून का उल्लंघन किया, ये इतिहास में दांडी यात्रा अथवा नमक सत्याग्रह के रूप में जाना जाता है। एक चंपारण सत्याग्रह भी देख लीजिएगा 1917 ईस्वी में बिहार के नीलहले किसानों को अंग्रेजों के अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए चंपारण जो सबसे पहले गांधी जी पहुंचकर पहला जो उन्होंने सत्याग्रह का जो आह्वान किया वो था चंपारण सत्याग्रह। राम कुमार शुक्ल के कहने पर वो पहुंचे थे। ठीक है, ये देख लीजिएगा। मोपला विद्रोह देख लेना है, और बिहार में हुए छात्र आंदोलन और बिहार में हुए किसान आंदोलन, ये दोनों प्रश्न काफी वीवीआई रहेगा। अब आइए शहरीकरण से आप क्या समझते हैं वो अगले चैप्टर में। तो शहरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शहरों का स्वरूप बदलता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। शहरों ने किन किन समस्याओं को जन्म दिया, तो शहरों ने कई बड़ी समस्याओं को जन्म दिया। जैसे बेरोजगारी की समस्या भी शहरों की देन है। शहरों के उदय ने आवास की समस्या को जन्म दिया। इसमें आपको ये भी लिखना होगा कि शहरों ने मतलब भ्रष्टाचार, प्रदूषण जैसी समस्या को भी जन्म दिया। तो कहीं ना कहीं ये शहरों ने शहर मुख्य रूप से किन क्रियाओं का केंद्र था। हाँ, तो ये भी आप लिख सकते हैं कि शहर मुख्य रूप से राजनीतिक क्रियाओं का केंद्र था, व्यापारिक क्रियाओं का केंद्र था। शहरों में ही व्यापार वाणिज्य फलते फूलते आगे बढ़े। उसमें आगे नगरीय और ग्रामीण, यानी नगरीय समाज में और ग्रामीण समाज में क्या अंतर है, क्या भिन्नता है, ये भी देख लीजिएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को आगे बढ़ सकते हो। और आप हिम्मत मत हारिए, समय कम है। ये स्पेशली मैं जो वीडियो रख रहा हूँ इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि मतलब आज मैं सुबह से इंतजार में था कि ये मतलब, लेकिन लाइट के अब्सेंस में आज सारा प्रोग्राम बाधित हुआ। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू माय स्टूडेंट्स। आप मन लगाकर पढ़िए और एक बात याद रखिएगा कि हिम्मत नहीं हारना है। राह जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। ये दरिया से क्यों पूछते हो कि नीर कहां तक जाएगा। तू खींच धनुष का तान, निशाना साध अपनी मंजिल पे। ये बाद में देखा जाएगा कि तीर कहां तक जाएगा। मन लगाकर, होपफुल होकर आप परीक्षा में बैठिए। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू माय स्टूडेंट्स।